अस्सलामुअलैकुम, यानी आप सभी पर सलामती हो। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है। ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि लोग ये कम पूछते हैं कि डबिंग कैसे होती है और ये ज्यादा पूछते हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन इतनी जल्दी आ जाती है पर डबिंग इतनी लेट क्यों। यही सवाल साबित कर देता है कि लोगों को डबिंग के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। तो चलो आज सब कुछ क्लियर कर देते हैं। सीधी भाषा में जब किसी विदेशी फिल्म, शो या एनिमे के ओरिजिनल डायलॉग्स को बदलकर उसे अपनी भाषा में नए वॉइस आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाया जाता है तो उस प्रोसेस को डबिंग कहते हैं। सिंपल, कैरेक्टर वही, स्टोरी वही, बस आवाज अपनी देसी। डबिंग करते कौन है? आज के इस टेक्नोलॉजिकल दुनिया में डबिंग करने के कई सारे रास्ते हैं। सबसे पहला ऑफिशियल डबिंग, दूसरा फैन मेड डबिंग, तीसरा एआई डबिंग, चौथा फैन मेड डबिंग विथ हेल्प ऑफ एआई। मतलब फैन मेड डबिंग विथ हेल्प ऑफ एआई की आविष्कार मैंने ही किया था। अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा तो ये समझ लो ये कोई इन्वेंशन नहीं था, ये था एक मजबूरी, ये था लो बजट को छुपाने का तरीका। क्योंकि मैंने जो टेक्निक का आविष्कार किया वो ना ही एआई डबिंग था और ना ही कम्प्लीटली फैन मेड डबिंग उसे कहा जा सकता है। दोनों को मिलाकर एक अलग ही नए टेक्निक का आविष्कार, और दोनों को भी सीधी तरीके से नहीं मिलाया, बहुत ही अलग ही यूनिक तरीके से दोनों का खतरनाक लेवल पर इस्तेमाल किया। तब जाकर लो बजट में इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी डबिंग पॉसिबल हो पाई। और इस टेक्निक को मैं किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि इस टेक्निक को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है। इसको हर दिन मैंने इम्प्रूव किया है इस टेक्निक को, और धीरे धीरे मैं इस टेक्निक को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता हूँ। बस इतना बता सकता हूँ कि इस टेक्निक में तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम कहोगे कि भाई इससे अच्छा मैं एक मजदूर का काम कर लेता हूँ। अच्छा तो लेकिन जब से हमने 100 रुपए सब्सक्रिप्शन कर दिया है, इस टेक्निक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें और भी ज्यादा आसानी हो गई है। क्योंकि हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पर एपिसोड बजट्स इंक्रीज हो रहे हैं, हम ऑफिशियल डबिंग के टेक्निक्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। और हमारी उम्मीद ये है कि जब हमारी पर एपिसोड बजट 3000 या उससे ज्यादा होगा तभी जाकर हम मेरे उस टेक्निक फैन मेड डबिंग विथ हेल्प ऑफ एआई को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये पायरेटेड वेबसाइट्स जैसे मूवी मैड, MP4 मूवीज, रेयर टून्स या पायरेटेड टेलीग्राम चैनल्स भी डबिंग करते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, उन्हें पायरेटेड कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो चोरी करते हैं। मतलब कि वो ऑफिशियल डब्स को उठाकर अपने साइट्स पर डाल देते हैं, जिससे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे कंपनियों को लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। क्योंकि उन्होंने जब एनिमेशन या मूवी के लाइसेंस खरीद कर उसे डब करवाया प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट से और उनकी मेहनत कोई और उठा ले गया तो ऑफ कोर्स सी बात है उन्हें हजारों करोड़ों का नुकसान होता होगा। और हाँ, एक फनी बात याद आ गई मुझे इसी बात से कि रिसेंटली मैंने एक पायरेटेड वेबसाइट्स पर फालतू डिस्क्लेमर देखा कि हम पायरेसी को सपोर्ट नहीं करते, हम बस इंटरनेट पर पहले से अवेलेबल लिंक्स देते हैं। मतलब कि वो कहना चाहते हैं हम चोरी नहीं करते, हम बस चोर तक पहुंचा देते हैं। और हाँ, रिसेंटली मैंने एक खबर भी सुनी थी कि हमारे भारत में एक नया कानून लागू होने वाला है कि अगर पायरेटेड मूवीज डाउनलोड करते हुए पकड़े गए तो जेल और जुर्माना दोनों ही हो सकता है। अब कुछ लोगों को मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा कि मैं उन्हीं को गलत या फिर बुरा बता रहा हूँ जिनकी वजह से उन्हें बहुत सी मूवीज फ्री में देखने को मिलता है। देखो भाई, मेरी इधर खुद की फटी पड़ी है क्योंकि अगर मेरा कंटेंट यानी मेरी डबिंग अगर अचानक से चोरी होनी शुरू हो गई, जैसी अभी वो लोग हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स या फिर किसी प्रोडक्शन हाउस के डबिंग्स या फिर कंटेंट चोरी कर रहे हैं, तो अचानक अगर मेरी शुरू हो गई ना, मेरा जो सपना है BTTH के साथ किसी और भी बहुत सारे डोंगवास को डब करना, वो सपना सपना ही रह जाएगा। साथ ही साथ BTTH की डबिंग बंद करने जैसी नौबत आ जाएगी क्योंकि हमारा बजट एकदम टाइट टू फिट रहता है। अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया तो एल लग जाएंगे, इसलिए हमें पायरेसी से बहुत ज्यादा डर लगता है। ऑफिशियल डबिंग और फैन मेड डबिंग में फर्क क्या है? ऑफिशियल डबिंग, इनके पास हाई टेक स्टूडियो, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, राइटर्स, वॉइस एक्टर्स, साउंड इंजीनियर्स, पूरी टीम होती है। हर चीज के लिए प्रॉपर बजट, टाइम, क्वालिटी चेक होती है। फैन मेड डबिंग यानी अपना काम, यहाँ का सीन थोड़ा अलग है। बजट लिमिटेड, जो तुम्हारे सब्सक्रिप्शन और चंदे से आते हैं। टीम, वो तो मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं खुद ही स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं खुद ही डायरेक्ट करता हूँ, मैं खुद ही कोऑर्डिनेशन करता हूँ, खुद ही स्यावियन की आवाज भी देता हूँ और सोल लैंड 2 में यूहाओ की भी आवाज मैं ही देता हूँ। सेटअप की बात करें तो मेरा बेसिक होम सेटअप और साथ ही एक इंटरमीडिएट टू हाई लेवल के एक स्टूडियो का सपोर्ट। मैं इसे सपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि आज से जब 1-2 महीना पहले मैंने बहुत से
स्टूडियो और वॉइस आर्टिस्ट को कांटेक्ट किया था तो 90% लोगों ने तो रिप्लाई ही नहीं दिया मेरा बजट सुनने के बाद। उनमें से 6% लोगों ने मुंह पर मना किया, 2% लोगों ने बेइज्जती के साथ मना किया। कुछ ऐसे इतने ज्यादा बजट में हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। 1% लोगों ने प्यार से मना किया और 1% यानी अभी के लिए जो स्टूडियो हमारे साथ इतने ज्यादा कम बजट में काम कर रहा है वो 1% है। इसलिए हमने ये बोला कि एक स्टूडियो का सपोर्ट। और हाँ, ऐसी भी बात नहीं है कि ये लोग बड़े देवो मानुस हैं। सुनो पूरी बात, पहले पूरी सच्चाई तो सुन लो। ये स्टूडियो वाले अपने प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट को मेरे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये स्टूडियो वाले सिर्फ स्टूडियो नहीं, ये स्टूडियो का एक अपना डबिंग स्कूल भी है जहाँ ये डबिंग सिखाते भी है। तो ये मेरे प्रोजेक्ट्स पर काम करके उनके स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। मतलब मेरा प्रोजेक्ट इनके स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा है। इसीलिए तुम्हें कुछ कुछ कैरेक्टर्स की आवाज बहुत ज्यादा अच्छी भी लगेगी तो कुछ कुछ की बेकार भी लगेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, कोई स्टूडेंट बैक बेंचर है तो कोई स्टूडेंट टॉपर है। वैसे ही इनका कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा है तो कोई स्टूडेंट बहुत बुरा है। बुरा तो नहीं कह सकते क्योंकि आम नागरिक से तो ज्यादा बेहतर ही परफॉर्म करता है। अच्छा तो और क्या, तो ज्यादातर वॉइस हम उसी स्टूडियो से लेते हैं ज्यादातर कैरेक्टर्स के लिए एपिसोड्स में। और हाँ, जब मैंने उनसे प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने पोलाइटली कहा, हम तुम्हारा काम बस अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए करते हैं। हमारे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स क्या, तो 1 मिनट का ही बजट 6000 रुपीज होता है। अब बात करते हैं नो लाइसेंस के बारे में, जो कि फैन मेड डबिंग का सबसे मेन कोर है। फैन मेड डबिंग इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फैन मेड डबिंग में हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं होता। तो लाइसेंस ना होना ही सबसे बड़ा खतरा है। हर वक्त कॉपीराइट का इशू और डर, चैनल कभी भी उड़ सकता है, सारी मेहनत पानी में। ये एक हाई रिस्क का काम है जो मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार और अपने पैशन के लिए करता हूँ। वॉइस आर्टिस्ट के लेवल और सैलरी के बारे में बात करें तो वॉइस आर्टिस्ट के मेनली 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला बिगेनर, 1.5 साल तक एक्सपीरियंस वाले बंदे को बिगेनर कहते हैं। पिच और एक्सप्रेशन पर कंट्रोल नहीं, इस टाइम पर उसके आवाज में ठीक से फील भी नहीं आएगा। इंटरमीडिएट यानी 1.5 से 4 साल तक के एक्सपीरियंस को इंटरमीडिएट कहा जाता है। मैं अभी इसी लेवल पर हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लेवल 2 से 2.5 साल का है वॉइस ओवर का। थोड़ा बहुत पिच और एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल है बट कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए सावियान की आवाज कभी कभी टॉप क्लास तो कभी कभी ठीक ठाक वाली होती है। और प्रो लेवल की बात करें तो प्रो लेवल पर लोग तभी जाते हैं जब वो ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं 4 साल तक वॉइस ओवर की फील्ड में। इस वक्त पर उसको अपनी आवाज पर बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। एक्सप्रेशंस, पिच कंट्रोल, वॉइस मॉड्यूलेशंस, इन सब पर उसकी मास्टरी हो चुकी होती है। इस वक्त वो ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए रेडी हो चुका होता है। एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट एक कैरेक्टर के लिए ही 500 से 2000 या उससे भी ज्यादा पर एपिसोड चार्ज कर सकता है। ये डिपेंड करता है वॉइस आर्टिस्ट के एक्सपीरियंस पर। अब सोचो कि एक ही एपिसोड में कितने कैरेक्टर्स होते हैं। और अगर बात करें मैं अपने स्टूडियो को कितना ज्यादा पे करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल आज तक का उन्होंने सबसे कम चार्ज किया था BTT सीजन 5 एपिसोड 165 में 9 वॉइस आर्टिस्ट के यूज किए थे उन्होंने और 131 डायलॉग थे और इसी में बिल बन गया 900। और उस दिन मेरा दिल एकदम खुश हो गया था भाई, क्योंकि मुझे लगा था कि वो 1500 का बिल छापने वाले हैं, क्योंकि पिछले महीने उन्होंने मुझ पर बहुत ज्यादा बिल छापा था। पता नहीं इस महीने उन्होंने कम बिल छापा है, मतलब उम्मीद से कम है। हाँ, अब तब भी अगर देखा जाए मेरी औकात के हिसाब से ये बिल तब भी ज्यादा ही है। छोड़ो, अब बात करते हैं AI डबिंग के बारे में। AI डबिंग क्या है, कैसे होती है और कौन सा वाला AI डबिंग है और कौन सा वाला ह्यूमन डबिंग कैसे पहचाने। AI डबिंग बस एक क्लिक करने पर हो जाती है, लेकिन इसे पहचाने कैसे कि ये AI डबिंग है या ह्यूमन डबिंग, तो इसका भी बहुत सिंपल तरीका है। AI की आवाज एकदम परफेक्ट होगी पर उसमें फील नहीं होगा। ह्यूमन की आवाज परफेक्ट नहीं होगी पर उसमें फील होगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम ठीक से सुनना। त्यानमिंग सेक्ट के कुत्ते हमेशा की तरह नफरत के काबिल। तुम मौत को बुला रहे हो। ये बूढ़ा आदमी देखना चाहता है कि आखिर कौन है जो हमारे त्यानमिंग सेक्ट के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कर रहा है। ग्रेट डार्क ड्रैगन स्ट्राइक। वो व्यक्ति कौन है जो इतना खास है? 22 सेक्ट मास्टर तो एक भी मुक्का नहीं झेल पाए। अब ये जो तुमने सुनी है ये AI की वॉइस है। अब सुनाता हूँ तुम्हें यही डायलॉग मेरी वॉइस में। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के कुत्ते हमेशा की तरह गंदी नाले में ही पड़े रहो। मरना चाहते हो? अगर हिम्मत है तो अपना असली चेहरा दिखाओ, आखिर हो कौन? हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के मामले में टांग अड़ा रहे हो?
अबे वो बंदा आखिर है कौन? वाइस लीडर को एक रैप्टर में चपटा बना दिया। तुम्हें इन दोनों में फर्क साफ साफ दिख रहा होगा कि एआई वाला वर्जन ज्यादा परफेक्ट है पर फील नहीं है, लेकिन ह्यूमन वाला वर्जन परफेक्ट हो या ना हो लेकिन फील है। फर्क एकदम साफ है। एआई एक सीधे रास्ते जैसा है और ह्यूमन की वॉइस हर लफ्ज पर अनएक्सपेक्टेड होता है। अब बात करते हैं हम डबिंग कैसे करते हैं, यानी हमारे डबिंग का तरीका। एक रॉ फाइल, पहले 4K क्वालिटी के चाइनीज एपिसोड को डाउनलोड करता हूँ। 2 स्क्रिप्टिंग एंड ट्रांसलेशन, ये मेरा सीक्रेट सोर्स है। मैं पहले चाइनीज सबटाइटल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, फिर उसे गूगल जिमिनी 2.5 प्रो से हिंदी में ट्रांसलेट करवाता हूँ ताकि ट्रांसलेशन एकदम एक्यूरेट हो, 100% एक्यूरेट। उसके बाद मैं उसमें अपना देसी मसाला डालता हूँ। जैसे सेवियन के एक डायलॉग का नॉर्मल ट्रांसलेशन ये है, तुम्हारे लोगों में ही दम नहीं था, इसका इल्जाम भी तुम मुझ पर लगा रहे हो। अब देखो मेरे हिंदी रब का मसाला वर्जन। तेरे लोग बच्चों को दूध की बजाय बिरयानी खिलाए, वो हजम ना कर पाए, गलती मेरी है। देखा, स्टोरी लाइन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, बस अपना स्टाइल ही चेंज हो गया। सेम बात, स्टाइल अलग। तीसरा, आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन, स्क्रिप्ट को कैरेक्टर के हिसाब से बांट कर आर्टिस्ट को भेजना। 4 रिकॉर्डिंग, यहाँ टाइम लगता है। आर्टिस्ट अपने फ्री टाइम में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमारा बजट बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वो अपना इम्पोर्टेंट टाइम इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर लगाते हैं, हमारा काम अपने फ्री टाइम में करते हैं। 5th स्टेप, एडिटिंग एंड सिंक, हर डायलॉग को कैरेक्टर के लिपसिंग के साथ मैच करवाना। 6था स्टेप, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, इफेक्ट्स, डायलॉग्स को बैलेंस करना। एडोबी प्रीमियर प्रो का डकिंग फीचर मेरा एक ट्रम्प कार्ड है। इस फीचर की मदद से मैं चाइनीज ऑडियो लेयर की क्वालिटी को बिना खराब किए बहुत ही अच्छे से चाइनीज डायलॉग्स को ऑडियो लेयर से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद फाइनल आउटपुट एकदम जबरदस्त। इतना टाइम लगता क्यों है? कंक्लूजन। अब आखिरी सवाल, मुझे इतना टाइम क्यों लगता है? भाई, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े बड़े ऑफिशियल डब प्लेटफॉर्म्स को भी 1 महीना लग जाता है डब लाने में, और मुझे बस 2 से 4 दिन। तो स्लो का इल्जाम तो लगाओ ही मत। जल्दी से चाहिए तो एआई डबिंग देख सकते हो, पर याद रहे जिस आर्ट में आर्टिस्ट यानी कलाकार की कलाकारी मेहनत ना हो वो आर्ट नहीं, वो सिर्फ एक चीज है। फैन डबिंग एक लॉस का सौदा है, पैसे की कमी, कॉपीराइट का डर और सबसे ऊपर क्रिटिसिज्म। यहाँ तुम्हें वो बंदा भी गाली देगा जिसे डबिंग तो दूर की बात वॉइस ओवर का भी नहीं आता। इसलिए मेरे जैसे फैन में डबर्स बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि ऑडियंस ये बात नहीं समझती कि कोई भी माँ के पेट से सीखकर एक्सपीरियंस लेकर या अनलॉक्ड टैलेंट के साथ नहीं पैदा होता। सब लोग प्रैक्टिस करते करते ही अपने टैलेंट को अनलॉक करते हैं। बहुत से मेरे फैंस को लगता होगा कि आपकी डबिंग तो बहुत ज्यादा मस्त है, बट तुम्हें बता दूं कि अगर मुझे कितनी गालियां पड़ती है, तुम्हें अगर एक दिन भी सहना पड़े ना, 2 दिन में डबिंग छोड़ दोगे या फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद जब तुम्हें गालियां पड़े और पैसा खर्च करने के बाद जब गालियां पड़े, इतना ज्यादा पैसा, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। उम्मीद है अब तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे और बहुत से लोग फेस रिवील देखना चाहते हैं। हम फेस रिवील ना सही, तुम्हें एक लाइव डब जरूर दिखा सकते हैं। ये शाओनियान की किस्मत पता नहीं मरता क्यों नहीं। बिल्कुल जैसा सोचा था मैंने। ये 2 कमीने पहले से ही दोस्त हैं। सामने 3 बांसिंग पपेट। इतनी दूर लड़कियां ताड़ने आए थे क्या, या फिर कोई मसला है जो तेरे बस की नहीं? हम लड़कियां नहीं, हम तो आपको ताड़ रहे हैं, क्योंकि हमें आप जैसे भाइयों के आने का ही तो इंतजार था, ताकि एक साथ हमला करें। हमारा इंतजार था या 3 बांसिंग देखकर हमारी याद आ गई? अच्छा उन 3 बैंशैन पपेट में से एक तो हमारे ही हूं क्लैन के पूर्वज थे, और हैं उनके होते हुए यहाँ मुझे कोई छू भी नहीं सकता। आंखों पर यकीन करो या तेरे लफ्जों पर, वो तेरे साइड दिख तो नहीं रहे, बल्कि वो तो पहले तेरे ही। तो बताना कि लाइव डब देखकर कैसा लगा। और हाँ, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गया होगा कि हमें आपकी सपोर्ट की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो अब चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। गुड बाय।